Assalamu alaikum and welcome to Intellect Coaching Center YouTube channel. In the series of lectures of computer science for metric class, today we are going to discuss about lecture number 6, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे. ऑलरेडी मैं इसके दो पार्ट अपलोड कर चुका हूँ. ये तीसरा पार्ट है जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. So question number 11 says discuss different types of language translators. अच्छा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर. बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और है भी बहुत काम का सवाल है कि भाई हमारे पास जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स है कंप्यूटर के अंदर उनको डिस्कस किया जाए. हम चैप्टर के अंदर भी ये डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास तीन किस्म के लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स होते हैं. कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और तीसरा असेंबलर है. और जनरली मैं इनको डिस्कस करने की कोशिश करूं तो दोनों यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर का दोनों का काम सेम है. दोनों हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जबकि असेंबलर जो है ना वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. आइए इसको वन बाय वन पढ़ना शुरू करते हैं. कंपाइलर का पहला पॉइंट है, अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. यानी कि जो बात मैंने अभी आपको बताई, कंपाइलर क्या करता है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है. इस जुमले पे जरा गौर कर लीजिएगा, लो लेवल लैंग्वेज, जिसको मैं अभी आगे फर्दर डिस्क्राइब करने वाला हूँ. अच्छा, दूसरा पॉइंट कहता है कि कंपाइलर टेक्स टाइम टू डू इट्स वर्क एज इट ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड टू लोअर लेवल एट ऑल एट वंस. यहाँ पे ये जो वर्ड है ऑल एट वंस, ये इंपॉर्टेंट है. एंड क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल. तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जो बुनियादी फर्क है वो यही है कि मैंने जब अपने लेक्चर के दरमियान में भी मैंने बताया था कि कंपाइलर इज लाइक जो हमारे यहाँ लड़के होते हैं ना, और इंटरप्रेटर बेचारा ऐसा होता है जैसे जिद्दी लड़की होती है ना, वो बात बात पर रोना शुरू कर दे. तो कंपाइलर क्या करता है कि वो टाइम लेता है पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने में, और वो पूरा प्रोग्राम एक साथ ट्रांसलेट कर देता है. ऑल एट वंस का मतलब एक साथ ट्रांसलेट कर देता है. एंड क्रिएट्स एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है. एग्जीक्यूटेबल फाइल का मतलब क्या है, डॉट ई एक्सी. अगले चैप्टर्स में आप देखेंगे जब हम लोग सी प्लस प्लस का प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया करेंगे डेफ सी प्लस प्लस का की आईडी इस्तेमाल करके, तो हमारे पास एक एक्जी ई फाइल बन जाया करेगी, जो कि अगर आप लोग कभी देखा हो तो सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो वो एक्जी फाइल्स हमारे पास मौजूद होती हैं. अच्छा, अब इस एग्जीक्यूटेबल फाइल का फायदा क्या होता है वो पॉइंट नंबर 3 में बताया जा रहा है. दिस ट्रांसलेटेड प्रोग्राम कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट द नीड ऑफ रिकम्पाइलेशन फ्रॉम सोर्स कोड. अगली मर्तबा अगर आप प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो अब आपको दोबारा से रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जाइए और उस एक्जी फाइल के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ द सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू बी डिजाइन. इसी तरीके से सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं. चौथा पॉइंट है, इट कन्वर्ट्स द होल प्रोग्राम इन वन सेशन एंड रिपोर्ट्स एरर्स डिटेक्टेड आफ्टर द कन्वर्जन. मैंने ये बात अपने लेक्चर में पहले भी डिस्कस करी है कि क्या करता है कि पूरे प्रोग्राम को एक ही वन गो में एक सेशन के अंदर ही ट्रांसलेट कर देता है. इसके बाद जितने भी एरर्स आ रहे होते हैं उनकी लिस्ट ला के आपको दे देता है कि भाई यहाँ यहाँ पर ये वाले एरर्स हैं, आप बराए मेहरबानी इन एरर्स को रिमूव कर दीजिए. लास्ट पॉइंट इज एन एरर रिपोर्ट इज ऑफन प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फुल प्रोग्राम हैज बीन ट्रांसलेटेड. एरर की रिपोर्ट उस वक्त शो की जाती है जब पूरा प्रोग्राम ट्रांसलेट हो चुका होता है. द सेकंड वन इज इंटरप्रेटर. इंटरप्रेटर को अगर आप माइंड में लेकर आए तो मैंने आपको बताया कि इट्स समथिंग लाइक जिद्दी लड़की जो बात बात पर रोना शुरू कर दे जब तक एक मसला हल ना हो वो आगे ना बढ़े. So the first point says interpreter is also a translator used to convert high level programming language to low level programming language. वही बात जो कंपाइलर में लिखी हुई थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करती है. दूसरा दूसरा पॉइंट क्या है, हाउएवर इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर को लाइन बाय लाइन. ये वो फर्क है जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया है. इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन एंड रिपोर्ट्स द एरर एज सून एज इट इज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस. कंपाइलर क्या कर रहा था, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर रहा था, ट्रांसलेट कर रहा था. ये क्या करेगा, इट ट्रांसलेट द कोड लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन पढ़ के जो है ना वो ट्रांसलेट करेगा. और कंपाइलर क्या करता था कि पूरे प्रोग्राम को ट्रांसलेट करने के बाद आखिर में जो एरर्स आ जाया करते थे उनकी लिस्ट प्रोवाइड कर दिया करता था. जबकि इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता. जैसे ही एरर आएगा, एज सुन एज इट इज इनकाउंटेड, जैसे ही एरर आएगा वो आपको लाकर एरर दिखा देगा कि भाई इस लाइन पर ये वाला एरर है. जब तक आप वो एरर रिमूव नहीं करेंगे वो आपको आगे जाने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देगा. ठीक है, दैट्स व्हाई आई कॉल इट जिद्दी लड़की.
तीसरा पॉइंट क्या, विद इंटरप्रेटर इट इज इजियर टू डिटेक्ट एरर्स इन सोर्स कोड देन इन अ कंपाइलर। और आप देख रहे हैं कि अगर कंपाइलर के अंदर लेट्स सपोज देयर आर 100 लाइंस ऑफ कोड और उसके अंदर 25 लाइंस 25 लाइंस के अंदर एरर आ गया है, तो आपके लिए इट विल बी रियली डिफिकल्ट टू फिगर इट आउट कि भाई कौन सा एरर कहां पर है और मैं किस किस एरर को रिमूव करूं। लेकिन यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जैसे ही वो कोई लाइन ट्रांसलेट करेगा उस लाइन पे एक ही एरर आ रहा होगा, उम्मीद यही है, तो आप उसको बआसानी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर के अंदर एरर को डिटेक्ट करना आसान काम है एज कंपेयर टू द कंपाइलर। चौथा पॉइंट है, एन इंटरप्रेटर इज फास्टर देन अ कंपाइलर एज इट इमीडिएटली एग्जीक्यूट द कोड अपॉन रीडिंग द कोड। इंटरप्रेटर जो है वो कंपाइलर के मुकाबले में ज्यादा फास्ट है क्योंकि ये फौरी तौर पे कोड को रीड कर लेता है। इंटरप्रेटर डू नॉट क्रिएट एन एग्जीक्यूटेबल फाइल, ये इससे एक नुकसान है। यानी कि आपको जब भी अपने प्रोग्राम का आउटपुट चाहिए होगा, आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करवाना पड़ेगा। अच्छा, कंपाइलर में तो ऐसा नहीं था, क्योंकि कंपाइलर में क्या था, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाया करती थी और आप उसको जब चाहे उसको एग्जीक्यूट करेंगे, आपको रिकंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती थी। देयरफॉर द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट द सोर्स कोड फ्रॉम द बिगिनिंग एवरी टाइम इट इज एग्जीक्यूटेड। जब भी आप उसको ट्रांसलेट करवाना चाहेंगे तो वो हमेशा शुरू से उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेगा। अच्छा, ये तो दो बातें हो गई कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में, दोनों का सेम काम था। हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में डिफरेंस क्या था कि कंपाइलर क्या करता है, पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर अपनी एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है तो दोबारा से रिकंपाइलेशन की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरप्रेटर कोई एग्जीक्यूटेबल फाइल नहीं बनाता। यही वजह है कि जब भी हम इसको ट्रांसलेट करवाना चाहते हैं तो ये शुरू से बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करता है ट्रांसलेट करना। इसके अलावा कंपाइलर जो है वो एक पूरी एरर की रिपोर्ट प्रोड्यूस कर देता है जब पूरा का प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है कि जैसे ही एरर डिटेक्ट होता है, इनकाउंटर होता है, वो एरर के बारे में बता देता है। तो ये तीन बुनियादी फर्क हैं। अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द असेंबलर। अच्छा जी, असेंबलर क्या है? एन असेंबलर इज अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। बहुत स्पेसिफिक है। देखिए, जब मैंने हाई लेवल लैंग्वेज की बात की थी, मैंने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात नहीं की थी। मैं आपसे ये नहीं कह रहा था कि सी या सी प्लस प्लस, बेसिक, कोबोल या पास्कल या फिर सी शार्प या फिर जावा या पाइथन या कॉटलिन या फिर डार्ट, मैं इनमें से किसी लैंग्वेज की बात नहीं करी। असेंबलर के बारे में मैंने सिर्फ एक लैंग्वेज की बात करी है। क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा। माइंडेड, ये दोनों लो लेवल लैंग्वेजेस हैं। इस दुनिया के अंदर मौजूद सिर्फ दो लो लेवल लैंग्वेजेस हैं, एक असेंबली लैंग्वेज है और एक मशीन लैंग्वेज है। कंप्यूटर क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें असेंबलर चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट है, इट इज लाइक अ कंपाइलर फॉर द असेंबली लैंग्वेज बट इंटरेक्टिव लाइक एन इंटरप्रेटर। यानी कि इसमें दोनों की खुसूसियात है। यानी कि ये है कैसा, कि कंपाइलर जैसा है, लेकिन इंटरेक्टिव कितना है, जैसे कि एक इंटरप्रेटर होता है। एन असेंबलर ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज कोड टू एन इवन लोअर लेवल लैंग्वेज व्हिच इज द मशीन लैंग्वेज। उनका है ना कि दो ही लो लेवल लैंग्वेजेस है, ये थोड़ी सी ऊपर है, मशीन लैंग्वेज बिल्कुल ही, मतलब मशीन लैंग्वेज तो आपको पता नहीं, बिल्कुल बॉटम लाइन पर है। तो असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को एक और लोअर लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है जिसका नाम क्या है, मशीन कोड। तो मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द सीपीयू, और हमें पता है कि मशीन कोड इनके बाइनरी के 0 एंड 1 0 1 0 1 ये कंप्यूटर हमारा समझता है। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ी मालूमाती बात बता दूं आपको कि ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बारे में आप कभी भी दुनिया में किसी भी किताब में पढ़ेंगे ना, तो इसके बारे में एक बात सिंपल से लिखी हुई है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। याद रखिएगा, ये लो लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज नहीं होती। ये दोनों यानी कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों लो लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। वो लो लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? वो असेंबली लैंग्वेज होती है। फिर असेंबलर का काम शुरू होता है, और असेंबलर क्या करता है कि वो असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट करता है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 12 सेज व्हाट इज एरर, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एरर्स। यानी कि एरर क्या है और उसके डिफरेंट जो भी टाइप्स हमारे पास प्रोग्रामिंग के एतबार से मौजूद है उनको डिस्कस करना है। एरर आपको पता है दुनियावी जिंदगी के अंदर भी क्या होता है कि आप कोई चीज अचीव करना चाहते हो लेकिन वो आप अचीव ना कर सकें और कोई गलती हो जाए आपसे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एरर। और प्रोग्रामिंग के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एरर आर द प्रॉब्लम्स और द फॉल्ट्स दैट अकर इन द प्रोग्राम व्हिच कॉज द प्रॉब्लम टू बिहेव एबनॉर्मली। यानी कि हम कोई ऐसा काम कर दें प्रोग्रामिंग के एतबार से, या हमसे कोई ऐसी गलती सरजद हो जाए
जिसकी वजह से हमारा प्रोग्राम एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर जाए। अब उस एबनॉर्मली की 3 किस्में हो सकती है, जिसको भी हमने आगे डिस्कस करना है। कहते हैं कि प्रोग्रामिंग एरर जो हैं वो अनडिटेक्टेड होते हैं, उनको उस वक्त तक डिटेक्ट नहीं किया जा सकता जब तक कि हम उनको कंपाइल ना कर लें या फिर हम उनको एग्जीक्यूट ना कर लें। तो लेकिन हमें कुछ एरर से बचना होता है, अदरवाइज वो हमारे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट ही नहीं होने देते। इसीलिए कंपाइलेशन या फिर एग्जीक्यूशन से पहले हमें तमाम एरर्स को रिमूव कर लेना चाहिए। अच्छा, 3 किस्म के एरर्स होते हैं हमारे पास, और सिंटेक्स एरर होता है, और हमारे पास लॉजिकल एरर होता है, और तीसरा हमारे पास एक होता है रन टाइम एरर। और इसको हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। अच्छा, सिंटेक्स एरर क्या है? सिंटेक्स का मतलब होता है, यूं समझ लीजिए आप, उसूल। जैसे हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में टेंसेस के कुछ उसूल होते हैं। जैसे ही के साथ इज लगता है मैं बोलता हूँ ही इज अ बॉय। मैं कभी ये नहीं बोल सकता ही एम अ बॉय, ही आर अ बॉय, ये गलत हो जाएगा। ग्रामर की गलती है, उसके सिंटेक्स में गलती, सिंटेक्स की गलती है। ठीक है जी। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग के अंदर भी कुछ सिंटेक्स हैं, कुछ उसूल होते हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। अगर हम उसको फॉलो नहीं करेंगे, हमारा जो कंपाइलर है वो हमें एरर जनरेट करके दे देगा। तो सिंटेक्स एरर्स occurs when the code does not follow the syntax rules of the programming language। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो वो सिंटेक्स एरर जनरेट करके दे देगा। किस तरह के एरर्स हो सकते हैं? मिस स्पेल्ड कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पे सी आउट। सी आउट का इस करेक्टर आउटपुट जिसके जरिए हम लोग आउटपुट देते हैं, मैं सी आउट की जगह पर मिसाल के तौर पर एस आउट लिख देता हूँ, तो स्पेलिंग में गलती आ गई, वो एरर जनरेट करके दे देगा। वो बोलेगा मैं एस आउट को नहीं जानता, मैं सी आउट को जानता हूँ। दूसरा है अ मिसिंग पंक्चुएशन करेक्टर। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उनको डबल कोट्स में रखते हैं। आपने डबल कोट्स में नहीं रखा, आपने सिंगल कोट्स में रख दिया, या आपने कोट्स में रखा ही नहीं, वो एरर जनरेट करके दे देगा। अब मिसिंग ब्रैकेट, आप आगे आगे जाकर अभी पढ़ेंगे, इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं या फॉर लूप के लूप्स होते हैं। तो उसके अंदर अगर आपने ब्रैकेट्स कहीं मिस कर दिए, या इवन की जो मेन का प्रोग्राम है आपने ब्रैकेट ओपन करे लेकिन क्लोज नहीं करे, तो वो आपको एरर जनरेट करके दे देगा कि भाई यहाँ पे आपने ब्रैकेट ओपन किया लेकिन क्लोज नहीं किया, तो मिसिंग ब्रैकेट का एरर है। अब मिसिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस की बात ही मैंने से बता दी कि अगर आपने पैरेंथेसिस ओपन करे लेकिन आपने क्लोज नहीं करे, जैसे जैसे कि हमारे पास इफ का क्लॉज होता है, उसके बाद हम लोग ब्रैकेट्स को, राउंड ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, उसके बाद फिर क्लोज भी करते हैं, लेकिन अगर आपने क्लोज नहीं किया तो वो आपको ये वाला एरर जनरेट करके दे देगा। अच्छा, आजकल की जितनी भी फेमस आईडीईज हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स हैं, वो करते क्या है कि एरर्स को डिटेक्ट कर लेते हैं और उनको अंडरलाइन भी कर देते हैं कि भाई यहाँ पर एरर आ रहा है। और मैंने आपको बताऊं कि मैंने अपने लेक्चर में भी बताया था कि आजकल की तो आईडीज इतनी जबरदस्त आ गई हैं, जैसे कि इक्लिप्स है या नेटबीन्स है, ये इनके ऊपर हम लोग जावा की डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। वो तो इवन के बता देते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या मौजूद है। अगर आप कहते हैं तो वो आपको सॉल्व भी करके दे देता है उसको। एनीवेज, तो इफ यू ट्राई टू एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड सिंटैक्स एरर, यू विल गेट एरर मैसेज ऑन योर स्क्रीन एंड द प्रोग्राम विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। अगर आपके प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर मौजूद होगा तो वो आपको एग्जीक्यूट करने से रोक देगा और आपको बता देगा कि भाई आपके प्रोग्राम के अंदर सिंटैक्स एरर मौजूद है। मिसिंग पैरेंथेसिस की बात कर चुके हैं। अच्छा, और सिंटैक्स एरर क्या क्या है? मिसिंग पैरेंथेसिस। दूसरा है प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल विदाउट डिक्लेयरिंग इट। मैंने मिसाल के तौर पर ए एक वेरिएबल है जिसको मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन मैं उसको इस्तेमाल करने के लिए जा रहा हूँ, तो वो मुझे एरर जनरेट करके दे देगा। मिसिंग सेमीकोलन, या अल्लाह, प्रोग्रामर की जिंदगी में प्रोग्रामर की आधी जिंदगी तो सेमीकोलन लगाने में गुजर जाती है। अभी जो हम लोग देखिएगा, स्टार्ट करेंगे डेवलपमेंट, प्रोग्राम्स बनाना स्टार्ट करेंगे, तो यू विल फील इट कि भाई ये हर लाइन के आखिर में हमें सेमीकोलन लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी लाइन के आखिर में सेमीकोलन नहीं लगाया तो इट विल जनरेट यू एन एरर। अच्छा, दूसरा क्या है? रन टाइम एरर, जिसको आप नागहानी आफत भी कह सकते हैं। ठीक है भाई, आप रास्ते से जा रहे हैं और रास्ते में अचानक से अल्लाह ना करे कोई बाइक वाला या रक्शे वाला या चिंची वाला आ गया और उसने आपको हिट कर दिया, दैट इज रन टाइम एरर। ठीक है, कि आप स्मूथ चल रही थी जिंदगी, अचानक से ये वाला मामला हो गया। अच्छा, अब प्रोग्रामिंग के अंदर रन टाइम एरर क्या होता है कि आपने, अच्छा, इसमें प्रोग्राम कंपाइलेशन के वक्त, एग्जीक्यूशन के वक्त कोई एरर जनरेट नहीं करता, बोलता ठीक है बिल्कुल सही है चलने दो। अब चलते चलते, मिसाल के तौर पर मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया हुआ है जो कि दो नंबर्स को डिवाइड करता है। मैंने कहा 6 को 2 से डिवाइड करो, उसने कहा द आंसर इज 3। मैंने कहा कि 9 को 2 से डिवाइड करो, उसने कहा द आंसर इज 4.5। मैंने कहा 17 को 3 से डिवाइड करो, उसने बता दिया कि समथिंग लाइक 5.67।
अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि किसी भी नंबर को लाइक 8 को 0 से डिवाइड करें, और जैसे आपको पता ना कि 8 को 0 से डिवाइड करने पे द आंसर यूज टू बी इंफिनिटी। यहां पर जाकर प्रोग्राम हमारा आपको रन टाइम एरर जनरेट करके दे देगा, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोग्रामिंग के अंदर एक बहुत बड़ा एरर है जिसको हम लोग बोलते हैं कि इट कैन नॉट बी डिवाइड बाय जीरो। डिवाइड बाय जीरो को क्या करता है, एक्सेप्शन रेस कर देता है, एरर जनरेट कर देता है। तो इस एरर को हम लोग बोलते हैं रन टाइम एरर, और वो हमारा प्रोग्राम जो है ना वो पूरा का पूरा क्रैश कर जाता है। तो द पॉइंट इज कि प्रोग्राम की कंपाइलेशन के वक्त, एग्जीक्यूशन के वक्त कोई एरर नहीं आएगा, लेकिन हाँ प्रोग्राम के चलने के दौरान जो है वो कोई रन टाइम एरर आ सकता है। द थर्ड वन इज लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर तो आप इसको बोल सकते हैं कि दिमाग का फतूर, या फिर इलॉजिकल कोई बात करना, ऐसी बात करना जिसकी कोई मंतक ना हो, मंतक का मतलब कोई तुक ना हो, उसको बोलते हैं हम लोग लॉजिकल एरर। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कहा कि भाई दो नंबर्स को ऐड करें, आपने मुझसे पूछा कि दो नंबर्स कौन कौन से हैं, मैंने कहा 6 है और 2 है, आपने कहा कि सर आंसर 4 आएगा। मैंने पूछा ऐड किया आपने, तो आपने कहा जी हाँ 4 आएगा। तो आपकी लॉजिक में गलती है। आपने जो प्रोग्राम बनाया, आपका जो ब्रेन काम कर रहा है वो एडिशन का नहीं कर रहा, वो सब्ट्रैक्शन का कर रहा है, वो 6 - 2 कर रहा है। हालांकि मैंने आपसे क्या कहा है, 6 + 2 करना है। मेरे हिसाब से तो आंसर शुड बी 8, लेकिन चूंकि आपकी लॉजिक ही गलत है, इसीलिए आपका आउटपुट भी गलत आ रहा है। दिस इज व्हाट वी यूज टू कॉल इट लॉजिकल एरर। इसका कमाल ये है कि इसमें ना आपको प्रोग्राम किसी सूरत में रोकेगा ही नहीं। सिंटेक्स एरर में तो शुरू में रोक देता है भाई कि नहीं प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो सकता। रन टाइम एरर में तो वक्त आने पे वो आपको रोक देगा, एरर जनरेट करके दे देगा। लॉजिकल एरर में वो आपको एरर, प्रोग्राम एरर जनरेट करके नहीं देगा। ये इंसान को खुद पकड़ना है कि यार ये मेरा आउटपुट गलत क्यों आ रहा है, मेरा आंसर क्यों गलत आ रहा है। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे हम लोग मैथ्स के अंदर क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो सॉल्व करते करते आंसर आखिर में गलत आ गया, क्या सवाल ने बीच में आपको कहीं पे रोका, द आंसर इज नो। वो अब आखिर में पहुंचने के बाद पता चला कि यार जवाब गलत आ रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, चेक करते हैं कि मेरी लॉजिक सही है नहीं है, मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई करे हैं वो सही करे हैं फिर नहीं करे। तो दैट्स द लॉजिकल है। All right, the next question is, that is question number 30. What are the data types used in C++? Discuss with the help of examples. सवाल ये है कि C++ के अंदर कौन सी डेटा टाइप इस्तेमाल की जाती हैं, उनको डिस्कस कीजिए मिसालों की मदद से। अच्छा, अब डेटा टाइप्स के बारे में मैंने बताया है पहले भी लेक्चर के दौरान कि हम लोग डेटा टाइप्स क्यों इस्तेमाल करते हैं। हम इंसान हैं, हम इंटेलिजेंट हैं। हम, आप मुझसे कोई नंबर कहेंगे, मेरे दिमाग में आ जाएगा कि किस तरह का नंबर है ये। इट कुड बी इंटीजर, इट कुड बी फ्लोट, इट कुड बी डेसिमल, इट कुड बी बूलियन, इट कुड बी स्ट्रिंग, इट कुड बी कैरेक्टर एज वेल। लेकिन हम जब भी सी प्लस प्लस के अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जनरली स्पीकिंग सी प्लस प्लस है, सी लैंग्वेज है, सी शार्प है, जावा है, इनके अंदर हम जब भी कोई वेरिएबल बनाते हैं तो हमें बताना ये पड़ता है कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, ताकि वो मेमोरी में जाकर उतनी ही जगह घेरे। ठीक है, इट कुड बी लिखा हुआ भी है, इट कुड बी करेक्टर, इट कुड बी इंटीजर, इट कुड बी फ्लोटिंग पॉइंट, इट कुड बी डबल फ्लोटिंग पॉइंट, इट कुड बी बूलियन एटसेट्रा। ठीक है, तो हमें उसका फॉर्मेट पता चल जाएगा और हमें उसका साइज पता चल जाएगा, उसी एतबार से जाकर हमारी मेमोरी में जगह घेरेगा। हमारे पास यहाँ पर 5 किस्म की टाइप्स मौजूद हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड बूलियन। इसका कीवर्ड हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, बूल। ये मेमोरी में 1 बाइट घेरता है, और ये इसके अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यूज स्टोर हो सकती हैं, या तो ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। यानी कि इसकी वैल्यू या तो 0 होगी या फिर इसकी वैल्यू 1 होगी। एग्जाम्पल क्या है, मैरिटल स्टेटस, कि भाई आप मैरिड हैं या फिर नहीं है। तो यस के लिए हम 1 रख देंगे और नो के लिए हम 0 रख देंगे। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक मिसाल और भी है बुलियन की, कि वो अक्सर आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो वो पूछता है कि क्या आप पाकिस्तान के नेशनल हैं, यानी कि आप क्या पाकिस्तान की शहरी हैं, यस या नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। दूसरी टाइप है मेरे पास करेक्टर की। इसके लिए मैं कीवर्ड कौन सा इस्तेमाल करता हूँ, चार, CHAR, जो कि मेमोरी में 1 बाइट घेरता है। और इसकी मिसाल है, अच्छा इसमें होता क्या है कि आप सिर्फ एक सिंगल करेक्टर स्टोर करवा सकते हैं। या तो आप मेल, अच्छा पूरा मेल नहीं हो सकता, MALE नहीं हो सकता। या तो मेल के लिए आप M सेव करवा लें और फीमेल के लिए आप F सेव करवा लें। ठीक है। या फिर अभी जो मैंने एग्जांपल आपकी बुलियन में ली थी, वो एग्जांपल आप यहाँ भी ले सकते हैं। मैरिटल स्टेटस, हो सकता है कि आप मैरिड हो तो M प्रिंट करवा दें, आप अनमैरिड हो तो U प्रिंट करवा दें, अगर आप विडो हैं तो फिर आप W प्रिंट करवा दें। ठीक है। अच्छा, इंटीजर
इंटीजर टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए क्या करेंगे हम, इंट। इसमें क्या होता है, हम डेसिमल वैल्यूज नहीं लिख सकते, हमेशा होल नंबर्स जो हैं वही सब आ सकते हैं इंटीजर के अंदर, इसके अलावा और कोई नंबर नहीं आ सकता। ये मेमोरी के अंदर 4 बाइट्स घेरता है, जैसे कि स्टूडेंट की आईडी 1234 हो सकती है। मोबाइल का नंबर, मोबाइल के नंबर में डेसिमल वैल्यूज नहीं आती। किसी भी इंसान की एज, भाई मैं आपसे पूछूं आपकी एज कितनी है, तो आप बताएंगे भाई मेरी एज 14 है या 15 है। आप ये तो नहीं बोल सकते ना कि सर 14.5 ईयर्स का हो गया हूँ मैं। आई मीन दैट सीम्स ऑकवर्ड ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटीजर वैल्यूज, इंटीजर वेरिएबल उसको बनाते हैं जिसमें डेसिमल वैल्यूज नहीं आ सकती। देन वी हैव फ्लोटिंग पॉइंट। हाँ, डेसिमल वैल्यूज चाहिए तो फिर आप फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल कर लीजिए। उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लोट। और फ्लोट भी मेमोरी में कितने बाइट्स घेरता है, 4 बाइट्स। और इसके अंदर मैंने बता दिया, जैसे आपकी हाइट, लोग हाइट पूछते हैं तो भाई हाइट है 5.7, 5.4, 5.5, इस तरीके से बात की जा सकती है। पाई की वैल्यू कितनी है, 3.142। तो फ्रैक्शंस पे आंसर आ रहे होते हैं तो वो पॉइंट्स में आ रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, फ्लोट का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डबल फ्लोटिंग पॉइंट। अच्छा, फ्लोट की लिमिटेशन है कि बहुत बड़ा नंबर अपने पास स्टोर नहीं कर सकता। जैसे मिसाल के तौर पर एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू याद है, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अगर मैं आपको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बताऊं तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -19। बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। आप स्पीड ऑफ लाइट की बात कर लें, चलिए स्पीड ऑफ लाइट तो शायद फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर आ जाए, लेकिन ये जितनी भी पावर 20, पावर 21, पावर 30, ये वाली वैल्यूज फ्लोट के अंदर नहीं आ सकती। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट इस्तेमाल करना पड़ता है। और आप देख लीजिए कि मेमोरी के अंदर भी क्या करता है, 8 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है। तो इसके अंदर मैं बड़ी बड़ी वैल्यूज को ला सकता हूँ, जैसे कि एवोगैड्रो नंबर वगैरह। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14 सेज डिफरेंशिएट बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। सवाल है कि कांस्टेंट और वेरिएबल के दरमियान में डिफरेंसेस करने हैं। छोटा सा एक सवाल है, 3 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है। सो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे वेरिएबल। द फर्स्ट पॉइंट सेज अ कांस्टेंट डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। बहुत ज्यादा आसान सी बात है। कांस्टेंट का मतलब यही होता है कि एक ऐसी चीज जो कि अपनी वैल्यू को प्रोग्राम के दरमियान में चेंज ना करे, उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। क्योंकि वेरिएबल क्या करता है कि हाँ, वेरिएबल अपनी वैल्यू को प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान में चेंज कर सकता है। सेकंड पॉइंट से कांस्टेंट आर यूजुअली रिटन इन नंबर्स एंड मे बी डिफाइंड इन आइडेंटिफायर्स। कांस्टेंट आमतौर पर नंबर्स होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू क्या है, 3.142, और इसको मैं एक आइडेंटिफायर में सेव करवा देता हूँ। आइडेंटिफायर से फायदा क्या होता है कि फिर उसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जबकि वेरिएबल्स आमतौर पर लेटर या सिंबल्स, जैसे हम बोलते हैं ना, लेट सपोज कि x की वैल्यू 5 है, तो x एक वेरिएबल है मेरे पास, और मैं आगे जाकर x के अंदर 10 को ऐड करवा दूं, x के अंदर 5 को ऐड करवा दूं, मैं 2 सब्ट्रैक्ट करवा दूं, x में इंक्रीमेंट करवा दूं, तो मैं वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता हूं। तीसरा पॉइंट है, कांस्टेंट्स यूजुअली रिप्रेजेंट द नोन वैल्यूज इन एन इक्वेशन, एक्सप्रेशन और इन लाइन ऑफ प्रोग्रामिंग। कांस्टेंट हमेशा आमतौर पे उन वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि नोन हो, जिनको हम जानते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, 6। क्योंकि पाई की वैल्यू हमें पता है 3.1415 फिक्स वैल्यू है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें पता है, फिक्स वैल्यू है। जी, स्मॉल जी की वैल्यू, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 हमें पता है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टेंट्स होते हैं। जबकि वेरिएबल आमतौर पे वो वैल्यूज होती हैं जो कि अननोन होती हैं, और हम लोग, याद है मैंने बताया अभी कि एक्स की वैल्यूज को हम लोग मालूम कर रहे होते हैं, तो वो एक वेरिएबल कहलाता है। Right. So question number 15 says, what are the rules of naming variable in C++? यानी कि C++ लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल के नाम रखने के क्या उसूल हैं, उनको आइडेंटिफाई कर दीजिए। इससे मुतालिक एक सवाल हम लोग पीछे भी करके आ चुके हैं, जिसके अंदर हमने एग्जाम्पल सेट करी थी। ठीक है जी, आइए जरा इसको देखते हैं। पहला पॉइंट ये है कि नेम्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। इसका मतलब ये है कि चौथी मखलूक इसमें नहीं आ सकती। या तो लेटर्स आएंगे, या डिजिट्स आएंगे, या फिर अंडरस्कोर आएगा। लेटर्स का मतलब ये है कि स्मॉल एबीसीडी पूरी आ सकती है, कैपिटल एबीसीडी पूरी आ सकती है। डिजिट्स का मतलब ये है कि 0 से लेकर 9 तक का कोई सा भी डिजिट आ सकता है, और अंडरस्कोर का मतलब अंडरस्कोर आ सकता है। इसका मतलब ये कि मैं माइनस साइन इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं प्लस साइन इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं डॉट इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं हैशटैग इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं एट इस्तेमाल करना चाहूँ, एट द रेट इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल करना चाहूँ, मैं कॉमा इस्तेमाल करना चाहूँ, नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही स्पेशल करेक्टर आ सकता है, और वो कौन सा है, अंडरस्कोर। दूसरा पॉइंट है, नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और एन अंडरस्कोर। लेकिन 3 बातें थी कि या तो डिजिट आएगा, लेटर आएगा, अंडरस्कोर। लेकिन अगर आपने वेरिएबल का नाम स्टार्ट करना है तो वो 2 चीजों से स्टार्ट हो सकता है।
या तो लेटर से स्टार्ट होगा या फिर अंडरस्कोर से। इसका मतलब ये कि डिजिट से कोई भी वेरिएबल स्टार्ट नहीं हो सकता। नेम्स आर केस सेंसिटिव। माईवार एंड माईवार आर डिफरेंट वेरिएबल्स। आप देख सकते हैं कि केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि मैं इसके बारे में कहता हूँ कि छोटे बड़े की इज्जत करता है। कि तो अगर आप देखिए, मैंने माई वार में वी कैपिटल कर दिया, जबकि जो दूसरा माई वार लिखा हुआ है इसमें सब कुछ स्मॉल है। तो ये दो, इसको हमारा जो प्रोग्राम है वो इन दो डिफरेंट वेरिएबल्स को डिफरेंट ही, यूनिक ही कंसिडर करेगा। वो इनको को ये नहीं बोलेगा ये भी माई वार है, वो दूसरा वाला भी माई वार है, बल्कि वो बोलेगा नहीं, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल वी। ऑलराइट। नेम्स कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर लाइक ये, इसके बारे में बात कर चुका हूँ। इसका मतलब ये है कि हम लोग नाम के दरमियान में स्पेस नहीं लगा सकते। जैसे मैं एक वेरिएबल का नाम बनाना चाहता हूँ माई नेम, तो मैं माई नेम मिलाकर लिखूंगा, माई के बाद स्पेस नहीं दे सकता। All right. Second last point is reserved words like C++ keywords such as integer cannot be used as names. Reserve keywords को आप वेरिएबल के नाम के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। रिजर्व कीवर्ड्स क्या होते हैं? जैसे इंटीजर है, फ्लोट है, करेक्टर है, बुलियन है, स्ट्रिंग है, वाइल है, फॉर है, इफ है, ब्रेक है, कंटिन्यू है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये सारे के सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर किसी ना किसी मकसद के लिए बनाए गए हैं। आप उनको वेरिएबल के नाम के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। अदरवाइज जो हमारा कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसका यहाँ पे क्या कहा। All right. The last point is name cannot be longer than 32 characters in C++ by default, यानी कि आप जब भी वेरिएबल का नाम रखेंगे उसकी लेंथ 32 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं हो सकती। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। Still, if you have any query, if you have any question, if you have any feedback, so yes, you are most welcome to comment in the comment section. I will try my level best to respond to you as soon as possible. अब इंशाल्लाह अगले चैप्टर में मिलेंगे आपसे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।